हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताजा खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का दावा, बीजेपी के कुछ नेताओं से बात करने के बाद उनके सभी कॉल डाइवर्ट किए गए। तो दोस्तों विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने दावा किया कि भाजपा के कुछ नेताओं से बात करने के बाद उनके सभी कॉल डाइवर्ट किए जा रहे हैं। वे ना तो कॉल कर पा रही है और ना ही कॉल रिसीव कर पा रही है। इसी के साथ दोस्तों उन्हें BSNL और MTNL पर तंज कसते हुए कहा कि अगर सेवाएं फिर से बहाल की जाती है तो वह भाजपा, तृणमूल कांग्रेस या BJD के किसी सांसद को कॉल नहीं करेगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि अल्वा ने ट्विटर पर टेलीकॉम कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से कहा कि उनके MTNL ने नो योर कस्टमर को निलंबित कर दिया गया है और उनका सिम कार्ड 24 घंटे के लिए ब्लॉक रहेगा। तो दोस्तों उन्होंने कंपनी से पूछा कि क्या आपको मेरे KYC की अब जरूरत है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार है और इस समय वे चुनाव में जीत के समर्थन जुटाने में लगी है। वे कई मुख्यमंत्री और सांसदों से हर रोज मिल रही है और शनिवार को उन्होंने बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक और असम के CM से भी बातचीत की। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से भी उन्होंने समर्थन मांगा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि NCP चीफ शरद पवार ने दिल्ली में रविवार को विपक्षी दलों की बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा की थी और 80 साल की अल्वा मूल रूप से कर्नाटक में मैंगलुरु की रहने वाली है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कभी अल्वा ने कांग्रेस हाईकमान पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था और दोस्तों अल्वा राजस्थान समेत 4 राज्यों की राज्यपाल रह चुकी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। नेशनल हेराल्ड के सोनिया गांधी से ED की पूछताछ जारी, विजय चौक पर धरने पर बैठे राहुल। तो दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए मंगलवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ED के दफ्तर पहुंची है। तो दोस्तों इस दौरान उनके बेटे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी साथ रहे। हालांकि दोस्तों प्रियंका गांधी उनके साथ ED दफ्तर नहीं गई। तो दोस्तों सोनिया गांधी की तबियत को देखते हुए उनके साथ ED दफ्तर में एक व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत है। तो दोस्तों उधर राहुल गांधी ED की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस नेताओं के साथ विजय चौक पर धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस के सभी सांसद आज राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च भी करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि ED की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस एक बार फिर सड़कों पर उतर आई है, जहां कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी की मौजूदगी में संसद भवन में गांधी प्रतिमा की विजय चौक तक मार्च निकलेगा। तो दोस्तों इसमें कांग्रेस के सांसद भी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कुछ कांग्रेसी नेताओं को भी हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि सोनिया गांधी पर ED की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ दोस्तों पुलिस ने सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक लोगों से मोतीलाल नेहरू मार्ग, अकबर रोड जनपथ, मानसिंह रोड, गोल मेथी जंक्शन, तुगलक रोड जंक्शन, सुनहरी मस्जिद जंक्शन, मौलाना आजाद रोड जंक्शन पर यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली पुलिस की ओर से ट्रैफिक के लिए स्पेशल अरेंजमेंट भी किए गए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को ED ने सोनिया गांधी से पूछताछ की थी। इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में ED दफ्तरों के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया था। तो दोस्तों इसके विरोध में कई सांसदों और नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था और सोनिया गांधी को कुछ घंटों की पूछताछ के बाद ED ने जाने दिया था। हालांकि दोस्तों उनकी तबियत को देखते हुए ED ने उनके साथ एक व्यक्ति को दफ्तर में रहने की अनुमति भी दी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कोलकाता अस्पताल भी पार्थ को भर्ती नहीं करेगा, बंगाल के मंत्री की 48 घंटे में जांच होगी, करीबी अर्पिता से रात 9 बजे के बाद पूछताछ नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में अरेस्ट किए गए पार्थ चटर्जी वापस कोलकाता पहुंचे हैं। तो दोस्तों भुवनेश्वर एम्स से मिली हेल्थ रिपोर्ट को कोलकाता हाई कोर्ट में सबमिट करने के बाद ED उन्हें वापस ले आई है। तो दोस्तों इधर कोलकाता में सभी डॉक्टर्स ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उन्हें हॉस्पिटलाइज करने से मना कर दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने हर 48 घंटे में सोमवार को पार्थ और अर्पिता के मेडिकल चेकअप का ऑर्डर दिया है। SSKM के डॉक्टर के मुताबिक उन्हें कुछ दिक्कत हुई थी लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों पार्थ की गहन जांच की गई है, मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है और वे ठीक है। हालांकि उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि शनिवार को ED ने पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था। तो उन्होंने ममता बनर्जी को 3 बार फोन किया था। हालांकि ममता ने उनका फोन नहीं उठाया, लेकिन सोमवार को पहली बार बयान देते हुए ममता ने कहा, अगर किसी ने गलती की है तो उसे कितनी भी बड़ी सजा मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन एक निश्चित समय सीमा के अंदर
सच्चाई के आधार पर फैसला दिया जाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। तमिलनाडु स्पीकर ने डेवलपमेंट का क्रेडिट ईसाई संस्थाओं को दिया, बोले मिशनरी ना होती तो तमिलनाडु एक और बिहार बन जाता। तो दोस्तों तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। एम अप्पावू ने दावा किया है कि अगर कैथोलिक मिशनरियां नहीं होती तो तमिलनाडु एक और बिहार बन जाता। तो दोस्तों उन्होंने तमिलनाडु में हुए डेवलपमेंट का क्रेडिट कैथोलिक मिशनरीज को दे दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि डीएमके विधायक और स्पीकर अप्पावू बीते सोमवार को चेन्नई में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। इसी कार्यक्रम में उन्होंने बयान दिया। उधर अप्पावू के बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। तो दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ता मोहन कृष्णा ने कहा है कि स्पीकर को माफी मांगनी चाहिए और उनका बयान पूरी तरह से सांप्रदायिक है और यह भी कहा है कि डीएमके की मानसिकता हिंदू विरोधी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बयान पर बवाल के बाद अप्पावू ने कहा कि वो सिर्फ इतिहास के बारे में बता रहे थे। ईसाई संस्थाओं ने एजुकेशन को आगे बढ़ाया और सोसाइटी में समानता लाए हैं। तो दोस्तों स्पीकर ने खुद की एजुकेशन का क्रेडिट भी मिशनरियों को ही दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता मोहन कृष्ण ने स्पीकर अप्पावू के बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि डीएमके की सरकार हमेशा विवादों में रही है। इस सरकार को एजेंडा तमिलनाडु के हिंदुओं को नीचा दिखाना और राज्य में हिंदू विरोध प्रचार को बढ़ावा देना है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। डरा रहा कोरोना, 24 दिन में पॉजिटिविटी रेट 2 गुना, 12 राज्यों में संक्रमण दर 10% से ज्यादा। तो दोस्तों देश में कोरोना अब डरा रहा है। पिछले 14 दिन में पॉजिटिविटी रेट लगभग 2 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों सिर्फ 168 दिन बाद पॉजिटिविटी रेट 7% के पार हो चुका है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी थी। तो दोस्तों WHO के मुताबिक 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट चिंता की बात है। बीते 24 घंटे में देश में 14,830 नए केस आए थे। वही दोस्तों 18,159 मरीज ठीक हुए, जबकि दोस्तों 36 संक्रमितों की मौत हो गई है। वही दोस्तों आपको बता दें कि देश में सिर्फ 3 ही ऐसे राज्य हैं जहां 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। तो दोस्तों इन राज्यों में तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल है। तो दोस्तों सोमवार से पहले इस लिस्ट में महाराष्ट्र, कर्नाटक और ओडिशा भी शामिल थे। तो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में केरल में 1700, पश्चिम बंगाल में 1094 नए संक्रमित मिले। वही कर्नाटक में 939 और ओडिशा में 739 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। तो दोस्तों राजधानी दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भले ही 8.18% हो, लेकिन यहाँ कोरोना के नए केस 500 से नीचे है। तो दोस्तों वही सोमवार को राजधानी में 463 नए मामले दर्ज किए गए और पॉजिटिविटी रेट 8.18% का मतलब हुआ कि 100 में से 8 या 9 लोग ही संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एमपी समेत 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, बिहार में बिजली गिरने से 11 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी में बाढ़ में बहने से 7 की मौत। तो दोस्तों देश में ज्यादातर राज्यों में बारिश हो रही है, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं केरल, कर्नाटक, दिल्ली और हरियाणा में भी हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों बिहार में पिछले 24 घंटे में बिजली की चपेट में आ जाने से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों आंध्र प्रदेश में पिछले एक हफ्ते के दौरान गोदावरी नदी में बाढ़ आ जाने से अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। तो दोस्तों मानसून आने के बाद से अब तक गुजरात में 100 और महाराष्ट्र में 110 से अधिक लोगों की मौत हुई है। वहीं असम में इस साल बाढ़ से और भूस्खलन के कारण 197 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। प्रदेश में मानसून पूरे उफान पर है। शुरुआत में पश्चिमी जिलों में बरसने के बाद बीते एक हफ्ते से दक्षिण पूर्वी जिलों में बारिश का दौर जारी है। सोमवार को 24 घंटे में 4.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जुलाई की बारिश का कोटा करीब 5 दिन पहले से ही पूरा हो गया। जुलाई में राज्य में 330 मिमी बारिश का औसत रहा है। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक ट्रफ रेखा राजस्थान से सटे पाकिस्तान से होते हुए जैसलमेर, गुना, कोटा, आम्बेडकरपुरा,
जमशेदपुर से बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। इसके साथ ही चक्रवात हवा मध्य प्रदेश से होते हुए झारखंड जा रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सेंसेक्स 242 अंक की गिरावट के साथ 55,523 पर, निफ्टी 16,635 के नीचे, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स गिरे। तो दोस्तों भारतीय शेयर मार्केट में आज गिरावट जारी है। सेंसेक्स 242.24 अंक या 0.43% गिरकर 55,523.98 पर और निफ्टी 88.45 अंक या 0.53% नीचे गिरकर 16,631 पर कारोबार कर रहा है। वहीं दोस्तों बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील और यूपीएल निफ्टी पर टॉप गेनर रहे, जबकि एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डीज लैब, एशियन पेंट्स, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स टॉप लूजर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज लार्सन एंड टूब्रो, बजाज ऑटो, एशियन पेंट और बजाज फिनसर्व जैसी कंपनियां अपने जून तिमाही के नतीजे जारी करेगी। इसके अलावा टाटा पावर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एबीएसएल, एएमसी, उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक, रेमिको सिस्टम, सिम्फनी, सोनोफी इंडिया, एथॉस, साउथ इंडियन बैंक और टीटीके हेल्थ केयर के भी नतीजे आएंगे। इसके साथ दोस्तों महंगाई की चिंता के चलते स्टॉक फ्यूचर्स भी फिसले हैं। इसके पहले सोमवार को डाउ जोन्स में 91 अंकों या 0.28% की तेजी रही और यह 31,990.04 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों नैस्डैक में 51 अंकों की कमजोरी रही और यह 11,782.67 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि S&P 500 इंडेक्स में 5 अंकों की मामूली सी तेजी रही है और यह 3,966.84 के स्तर पर बंद हुआ है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा फिलहाल साथ है, 2024 से 25 का पता नहीं, बीजेपी बोली विकास के लिए गठबंधन। तो दोस्तों जनता दल यूनाइटेड की संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 2024 में लोकसभा और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में आगे गठबंधन रहेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ उन्होंने कहा कि यह भविष्य की बात है और भविष्य में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों हालांकि उपेंद्र कुशवाहा इस बात को भी कहते हैं कि फिलहाल गठबंधन ठीक है, लेकिन आगे के भविष्य की कोई गारंटी हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने इस बयान पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि हमारा बिहार के विकास के लिए गठबंधन है, जिनको बिहार में विकास चाहिए वह इस गठबंधन के पक्ष में है और बिहार के लिए यह एक बेहतर अवसर है, क्योंकि केंद्र और बिहार की सरकार एक है और दोनों मिलकर बिहार के विकास को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जिनका इस बिहार में विकास होना चाहिए वह इस गठबंधन के पक्ष में है। गठबंधन के ऊपर कौन क्या बोलता है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिहार का विकास लोगों को पसंद है और बिहार की जनता ने इस गठबंधन पर मुहर लगा चुकी है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा की ओर से 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाए जाने के बाद जदयू ने गठबंधन तोड़ लिया था। हालांकि 2017 में फिर से दोनों दल मिल गए और बिहार में सरकार बना ली। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। तो दोस्तों 5G टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हो चुकी है। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अडानी डेटा नेटवर्क्स 5G टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट के सूत्रों ने कहा है कि नीलामी के दिनों की संख्या, तो दोस्तों इसकी वैलिडिटी 20 साल की होगी। नीलामी विभिन्न लो फ्रीक्वेंसी बैंड, मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड रेडियो वेव्स के लिए होगी और दोस्तों नीलामी में सफल रहने वाली कंपनी इसके जरिए 5G सर्विस मुहैया करा सकेगी। तो दोस्तों यह मौजूदा 4G सर्विस से 10 गुना ज्यादा तेज होगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि 14,000 करोड़ रुपए की EMD के साथ नीलामी के लिए जियो को आवंटित पात्रता अंक 1,59,830 है, जो 4 बिडर्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों आमतौर पर EMD राशि नीलाम में स्पेक्ट्रम लेने की प्लेयर्स की भूख, रणनीति और योजना का एक व्यापक संकेत देती है, जो एयरटेल के तो दोस्तों इसी के साथ ही आपको बता दें कि 5G इंटरनेट सेवा शुरू होने से भारत में काफी कुछ बदलने वाला है। इससे न सिर्फ लोगों का काम आसान होगा, बल्कि एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी काफी कुछ बदल जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि 5G के लिए काम कर रही कंपनी एरिक्सन का मानना है कि 5 साल में भारत में 50 करोड़ से ज्यादा 5G इंटरनेट यूजर्स की संख्या होने वाली है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।